पुरानी फिल्मों में अंग्रेज़ों के ज़माने का जेलर कहा जाता था, बिहेवियर उसका थोड़ा खड़ूस टाइप का दिखाया जाता था जो फिल्मों में था। लेकिन वहीं पे दूसरी तरफ ये भी दिखाया जाता था कि जो वहाँ पे कैदी आते हैं वो भी उस जेलर को बहुत ज़्यादा परेशान करते। आपकी सर्विस में कभी ऐसा हुआ कि आपको कैदियों ने कभी परेशान किया हो? जैसे जेलर का पिक्चराइज किया गया, वो मोटा सा मोटी आंखों वाला डरावना मूछें लेके और जो किसी की बात नहीं सुनेगा। मैं नहीं कहती ऐसे कभी थे, लेकिन वही, या फिर एकदम बेवकूफ़ दिखाया गया शोले का असरानी, अंग्रेज़ों के ज़माने का जेलर। मैं आज कहती हूँ मैं हिंदुस्तानी जेलों की हिंदुस्तानी जेलर हूँ, और जेलर ऐसा होता है कि जो माँ की तरह प्यार भी करे और कसाई की जैसी नज़र भी रखे, कि जो एक बैलेंस करके रखे कि कोई गलती ना करे। हाँ, हिम्मत की ज़रूरत थी, वो मेरी स्ट्रेंथ थी, मेरे पेरेंट्स थे, मेरे एजुकेशन थी, मेरा कॉन्फिडेंस था, और मेरा जिसको हम कहेंगे आत्मविश्वास कि था कि मैं कर सकती हूँ। और डरना किससे, वो भी मेरी और आपकी तरह इंसान है, डिविएंट बिहेवियर है। सो उस डिविएंट बिहेवियर को टैकल करने के लिए आई वॉज एजुकेटेड, आई एम ए क्रिमिनोलॉजिस्ट, आई कैन रीड द क्रिमिनल साइकोलॉजी, आई कैन रीड द क्रिमिनल बिहेवियर, और उसका क्या क्या ट्रीटमेंट है ये सब प्रिस्क्राइब्ड है। अब उसे प्रैक्टिकली आप कैसे लेके चलते हो, एक आप मत भूलिए, चाहे कुछ भी हो, कितना भी बुरा होगा, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ही इज़ ए ह्यूमन बीइंग। वो जानवर नहीं है, वो हैवान की हरकत कर सकता है, जानवर की हरकत कर सकता है, लेकिन फिर भी वो इंसान है। खालसा न्यूज़ और मैं हूँ इसरार काज़मी। वुमेंस को कहीं ना कहीं आज भी जो है मर्दों के मुकाबले कम समझा जाता है, लेकिन हमारी जो सरकारें हैं वो ये कह रही हैं कि वुमेंस जो है आज मर्दों के जैसी हैं और मर्दों से कंधा मिला के चल रही हैं, और कहीं ना कहीं ये भी समझा जा रहा है कि मर्दों से भी आगे हैं वुमेंस। उसकी एक मिसाल हम ये देख सकते हैं, सुप्रिटेंडेंट ऑफ जेल रजनी सहगल मैम, जो इन्होंने अपने लाइफ में जो किया और जो इन्होंने पुंछ जेल की जो हमने स्पेशली देखा, इनकी तारीफ जितनी की जाए उतनी कम है। पूरा इनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ इन्होंने अपनी लाइफ में किया, थोड़ा इनकी जो बैकग्राउंड हिस्ट्री है वो जानने की कोशिश करेंगे। मैम बहुत बहुत आपका स्वागत है। थैंक यू मिस्टर काज़मी। मैम कहाँ तक आपकी क्वालिफिकेशन है और किसी और डिपार्टमेंट को चूज़ क्यों नहीं किया? देखिए, मैं आपको, अगर आपने स्टार्टिंग में जैसे कहा एक औरत, तो औरत का तस्वुर क्या है वो सब जानते हैं। एक बेचारी, लाचार, माजूर जैसी, अनपढ़, गंवार, जो आज से हम 10 या 20 साल पहले का एक तस्वुर लेके चले, तो ये तस्वुर था। और एक बेटी को एक सेकंड क्लास सिटीज़न के रूप में ट्रीट किया जाता था। जब भी बेटी का जन्म होता था तो घर में खुशी नहीं मनाई जाती थी, एक किस्म का मातम हो जाता था, और माँ बाप को ये उस वक्त भी कहा जाता था आप एक बोझ के नीचे दब गए हैं। तो बेटी का पैदा होना ही एक बोझ का एहसास दिलाता था। और वेयर एज बेटा, तो भगवान जाने वो आगे क्या बने क्या ना बने, लेकिन एक खुशी का माहौल होता था, और एक वंश आगे चल गया, और अब हमारी पहचान आगे चलेगी, ये सब चीज़ें उस वक्त चलती थी। सो रजनी सहगल जो आज मैं हूँ, आई वॉज बॉर्न एज ए चाइल्ड। वो लड़की था या लड़का था वो बात की बात थी, लेकिन मेरे माता पिता के घर में एक बच्चे ने जन्म लिया जो उनको माँ बाप कह के पुकारेगा। तो मेरा सुनाया जाता है कि बहुत ज़्यादा स्वागत किया गया मेरे जन्म पे। उससे पहले मेरे एक बड़े भाई हैं, वो भी थे, लेकिन ये सुनाने में आता है कि जब तुम्हारा जन्म हुआ, आई एम टॉकिंग 1962, कि घर में पूरा खुशी का माहौल था कि हमारे घर में एक और बच्चा पैदा हुआ है। वो लड़की है या लड़का वो बात की बात है। और उसके बाद बचपन में मैं एक इक्वल बच्चे की तरह ट्रीट की गई, एक लड़की की तरह ट्रीट नहीं की गई। हमें जो परवरिश मिली एज एन इंडिविजुअल मिली, लड़का और लड़की में कोई भेद नहीं था। एजुकेशन की बारी आई तो ग्रेजुएशन तक साइंस सब्जेक्ट्स थे, उसके बाद ऑल ऑफ सडन मुझे थोड़ा सा लगा कि नहीं, बेसिकली मेरे फादर का ये था कि उनको मैं लगती थी कि मैं हर चीज़ को आसानी से नहीं मानती थी, मैं बहस करती थी। कई बारी मेरी मदर रोकती थी कि लड़कियों को बहस नहीं करनी चाहिए, तो मेरे पापा कहते थे कि नहीं, अगर इसका कोई वो जिज्ञासा है तो उसको जवाब दे के शांत करो। तो वो कहते थे बच्चा, अगर पुत्र तेरे साथ कोई बात नहीं करता तो मेरे साथ बहस किया कर। तो जब मैंने बोला कि मुझे लॉ करना है, आई एम टॉकिंग इन 80s, तो मेरी मदर थोड़ी सी हेजिटेंट हुई कि ये लॉ करेगी। तो मेरे फादर ने कहा कोई बात नहीं, गो अहेड। मेरा ब्रदर जो ऑलरेडी लॉ कर रहा था जम्मू यूनिवर्सिटी से, तो उसने कहा नहीं, ये लॉ नहीं करेगी, क्योंकि अच्छे घर के लड़कियां लॉ नहीं करती।
ये 80s का कॉन्सेप्ट था तब तक। तो मेरे फादर ने कहा ये तुमको डिसाइड नहीं करना, मुझे डिसाइड नहीं करना, ये इसने डिसाइड करना है। अगर इसने डिसाइड किया है लॉ करेगी तो लॉ करेगी। तो आयरनी इज़ दिस कि मैंने अपना 3 साल का डिग्री कोर्स, प्रोफेशनल कोर्स कंप्लीट किया, जबकि मेरे भाई ने 1 साल के बाद उसका मन नहीं लगा, उसने छोड़ दिया। सो जब कानून की पढ़ाई की तो फिर मुझे एक भूत और सवार हुआ कि जब मैंने कानून पढ़ा है तो मुझे वकालत भी करनी है। कश्मीर में आपको आज का जो आप कश्मीर देख रहे हो ये 70s 80s का कश्मीर नहीं था। एक चीज़ मैं आपको बताऊं कश्मीर की पॉजिटिविटी कि वहाँ पे बच्चों को इक्वल समझा जाता था और पढ़ाई पे ज़्यादा स्ट्रेस होता था कि आपकी खेल कूद भी है लेकिन आपकी एजुकेशन पे पेरेंट्स बहुत स्ट्रेस देते थे। सो जब कानून की पढ़ाई की तो मुझे थोड़ा सा इंक्लिनेशन था टुवर्ड्स क्रिमिनल साइड। तो कश्मीर में उसको इतने क्रिमिनल लॉयर की इतनी मतलब उसके पास उतने केसेस नहीं होते थे बिकॉज बड़े आम लोग शांतिप्रिय थे। कोई चोरी चकारी का आ गया, पिक पॉकेटर आ गया, टिम्बर स्मगलर आ गया, या फिर उसमें आ जाता था मार्केटिंग में जिन्होंने कीमतें बढ़ा दी, तो वो भी एक सीज़न होता था। उसके अलावा मर्डर केस वेरी रेयर, डेकॉइटी वगैरह तो ये चीज़ें थी नहीं। क्राइम अगेंस्ट वुमन तो वॉज ज़ीरो। आई एम टॉकिंग इन 80s। तो आई शिफ्टेड टू जम्मू। आई सेड कि मुझे क्रिमिनल साइड पे करना है, तो मैं जम्मू में आई। तो जम्मू में सरदार जोगिंदर सिंह एक बड़ा ऊंचा नाम है वकालत में और एक लेजेंड है लॉ में। तो ही वॉज नोन टू आवर फैमिली। व्हेन आई वेंट टू हिज चैम्बर, माय फादर टुक मी टू हिज चैम्बर। तो सबसे बड़ी बात ये हुई कि जब मैं उनके चैम्बर में गई और मेरे फादर ने कहा कि ये प्रैक्टिस करना चाहती है, तो ही वेलकम्ड मी लाइक एनीथिंग। तो मेरे और जो चैम्बर कोलीग्स थे थोड़े से हेजिटेंट थे कि अब लड़की आएगी हमारे साथ, हमें थोड़ा सा अपने आप को रिस्ट्रेन करना पड़ेगा। सो अगेन माय सीनियर सरदार जोगिंदर सिंह, जो आज मेरा पर्सनालिटी है, जो मेरा आप कहते हैं मेरी स्ट्रेंथ है, ही इज़ ऑल्सो वन ऑफ द सोर्स। उन्होंने कहा ये एक एडवोकेट है, वकील है, तुम्हारी कुलीग है, लड़की या लड़का वो बात की बात है। सो एक आपकी एक अथॉरिटी लॉ की, एक सीनियर लॉयर जिनको लोग भगवान समझते थे वो आपको अपना कुलीग मानते हैं, तो आपको अपने आप में एक कॉन्फिडेंस आता ही आता है। उसी बीच वकालत के दौरान आई केम अक्रॉस द इनमेट्स, द अंडर ट्रायल्स। तो मुझे एक चीज़ खींच लाई कि मुझे इन दीवारों के पीछे भी झांकना चाहिए कि इन दीवारों के पीछे क्या है। तो उस वक़्त जेल एक हवा होता था, आज भी हवा है लोगों के, लेकिन फिर भी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए। तो वहाँ तो मेल भी नहीं सोच सकता था, तो एक अचानक एक वुमेन एम्पावरमेंट की आई है, कहीं असेंबली में क्वेश्चन उठा, वुमेन आर नॉट गिवन द ड्यू रिप्रेजेंटेशन। तो किसी एमएलए ने कह दिया कि नहीं जी प्रिजन्स में नहीं है या पुलिस में कम है। तो नेक्स्ट डे आई वॉज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ वर्दी सीएम एट दैट टाइम, आई एम टॉकिंग 1988। सो द मोमेंट उस वक्त क्रिमिनोलॉजी के शायद आई थिंक इस पूरी हिस्ट्री में अप टू 88 एक या दो पर्सन्स थे जिन्होंने क्रिमिनोलॉजी किया था, एक नया कॉन्सेप्ट था। So he asked me some questions and all that. After some time, I'm getting an appointment order as an assistant superintendent in the prisons. I was offered job in police, तो जो मैं outrightly reject करके आई कि मुझे पुलिस में नहीं जाना, अगर मैंने कुछ अलग सा करना, अगर कभी मुझे मौका मिला, so I would like to serve in prisons. So इस बात को 6-7 महीने हो गए। उसके बाद एक दिन मुझे एक अपॉइंटमेंट ऑर्डर मिलता है on my qualification as an assistant superintendent prison services. So I was little bit reluctant to join क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी वकालत अच्छी चल रही थी। फिर देन आई टॉक टू माई सीनियर अगेन सरदार जोगिंदर सिंह। उन्होंने कहा रजनी यू वांटेड टू डू समथिंग डिफरेंट, तो ये एक मौका मिला है, तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगा इस डिपार्टमेंट में सर्वाइव करना क्योंकि आज तक कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन आई एम श्योर तुम एक फ्लड गेट खोलोगी औरतों के लिए जिनके लिए एक नया एवेन्यू दोगे, और मुझे ये भी श्योर है कि यू विल नॉट कम बैक। अगर तुम्हें मन नहीं किया तो वकालत तो है ही है, तेरा नाम हमेशा इस चैम्बर और वो अदालत के उसमें रहेगा, हमारे लॉयर्स चैम्बर में। फाइन। वो हफ्ते के बाद आई वाज स्टैंडिंग द देन डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रिजन्स, उनके सामने थी। फिर से एक सवाल उठा कि हम कैदियों को संभालेंगे या इस लड़की को संभालेंगे। अगेन ए मैन, दी देन डायरेक्टर जनरल मिस्टर राजीव रंजन, उन्होंने कहा तुम अपनी चिंता करो, इसकी चिंता नहीं करो। शी नोज़ वेयर शी स्टैंड्स, इसके पास एजुकेशन है, क्वालिफिकेशन है, ये अपने आप को भी संभालेगी, कैदियों को भी संभालेगी, अगर ज़रूरत पड़ी है तुम लोगों को भी संभाल लेगी। सो आप देखो जब इतना सा कॉन्फिडेंस आपको दिया जाता है तो कहीं ना कहीं
आप में वो स्ट्रेंथ ऑटोमेटिकली आ रही है। तो उस स्ट्रेंथ का मैं श्रेय अपने पेरेंट्स को दूंगी कि जिन्होंने मुझे एक लड़की के रूप में नहीं बड़ा किया, उन्होंने मुझे एक इंडिविजुअल के रूप में बड़ा किया, जिनका उनको लगा कि इसको एजुकेशन भी देना है, इसको स्ट्रांग भी बनाना है, इसको कॉन्फिडेंट भी बनाना है, सो दैट शी कैन लिव एक अच्छी सी लाइफ। सो दैट इज़ द डे। उसके बाद में एज एन असिस्टेंट जेलर आई वर्कड इन द सेंट्रल जेल। उसके बाद स्काई इज़ द लिमिट, आई नेवर लुक्ड बैक। मैम यहाँ पे जेल में अक्सर आपकी लाइफ में ऐसे केसेस भी आते होंगे, कई मर्डर केस में यहाँ पे ऐसे लोग आते हैं जेल में, तो कभी आपको लाइफ में जो आपकी सर्विस गुजरी इसमें कभी आपको डर नहीं लगा? एक स्लोगन जो आजकल टीवी में बड़ा आता है, डर के आगे जीत है। डर किस चीज़ से लगना, आप मुझे ये बताइए। एक डर का, मैं उस सब औरत वुमेन फोक से बात करूँगी, वुमेन फर्टर्निटी से बात करूँगी, डर किस चीज़ का है? मुझे एक चीज़ का आंसर चाहिए कि डर किसका है। डर आपकी अपनी कमज़ोरी का, आपके दिमाग की उपज है। इफ़ यू आर वेल एजुकेटेड, सो आपको किसी से नहीं डरना है। आपको पता, इफ़ यू आर सेल्फ कॉन्फिडेंट, कि आपको पता है यू कैन हैंडल इट। कुछ नहीं है, अपनी परवरिश पे विश्वास रखिए, अपनी एजुकेशन पे विश्वास रखिए। आपने 14 साल, 15 साल, 20 साल एक स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी तक गुजारे, तो क्या आपको ये नहीं आया हम तो खाली स्कूल जाके या कॉलेज जाके पढ़ के पेपर दे आए? किस लिए पढ़ाई की? टू अपग्रेड आवर सेल्फ, हमारे नॉलेजेबल बनने के लिए। उसके साथ एक अपने आप में कॉन्फिडेंस भी पैदा करना है ना, कि हमें पढ़ाई आती है। कि हमेशा आप रहेंगे कि नहीं जी हम औरत हैं, लड़की हैं, फ्रेजाइल हैं, हमारे साथ सब गलत होगा, क्यों होगा? आप शाना बशाना चल रहे हैं, हम अपने हकूक़ की डिमांड करते हैं, किस बेस पे? सो एक कॉन्फिडेंस, डर मुझे नहीं लगा। हाँ, हिम्मत की ज़रूरत थी, वो मेरी स्ट्रेंथ थी, मेरे पेरेंट्स थे, मेरे एजुकेशन थी, मेरा कॉन्फिडेंस था, और मेरा जिसको हम कहेंगे आत्मविश्वास कि था कि मैं कर सकती हूँ। और डरना किससे? वो भी मेरी और आपकी तरह इंसान है, डिविएंट बिहेवियर है। सो उस डिविएंट बिहेवियर को टैकल करने के लिए आई वॉज एजुकेटेड, आई एम ए क्रिमिनोलॉजिस्ट, आई कैन रीड द क्रिमिनल साइकोलॉजी, आई कैन रीड द क्रिमिनल बिहेवियर, और उसका क्या क्या ट्रीटमेंट है ये सब प्रिस्क्राइब्ड है। अब उसे प्रैक्टिकली आप कैसे लेके चलते हो, एक आप मत भूलिए, चाहे कुछ भी हो, कितना भी बुरा होगा, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ही इज़ ए ह्यूमन बीइंग। वो जानवर नहीं है, वो हैवान की हरकत कर सकता है, जानवर की हरकत कर सकता है, लेकिन फिर भी वो इंसान है। सो उसको वापस उस हैवानियत से, उस जानवर की प्रवृत्ति से वापस इंसान लाना, दैट इज़ आवर एजुकेशन, दैट इज़ आवर जॉब। क्योंकि हम अब जैसे जेलर का पिक्चराइज किया गया, वो मोटा सा, मोटी आंखों वाला, डरावना, मूछें लेके, और जो किसी की बात नहीं सुनेगा। मैं नहीं कहती ऐसे कभी थे, लेकिन वही, या फिर एकदम बेवकूफ़ दिखाया गया। शोले का असरानी, अंग्रेज़ों के ज़माने का जेलर। मैं आज कहती हूँ मैं हिंदुस्तानी जेलों की हिंदुस्तानी जेलर हूँ, और जेलर ऐसा होता है कि जो माँ की तरह प्यार भी करे और कसाई की जैसी नज़र भी रखे, कि जो एक बैलेंस करके रखे कि कोई गलती ना करे। मैम, जहाँ पे आपने एक जेलर का बताया कि पुरानी फिल्म अंग्रेज़ों के ज़माने का जेलर कहा जाता था, उसकी अलग ही एक बिहेवियर, उसका थोड़ा खड़ूस टाइप का दिखाया जाता था जो फिल्मों में था। लेकिन वहीं पे दूसरी तरफ ये भी दिखाया जाता था कि जो वहाँ पे कैदी आते हैं वो भी उस जेलर को बहुत ज़्यादा परेशान करते। आपकी सर्विस में कभी ऐसा हुआ कि आपको कैदियों ने कभी परेशान किया हो? देखिए, जो इस चारदीवारी के अंदर आएगा वो ऑलरेडी परेशान है, क्योंकि उसने तो ये तसव्वुर नहीं किया कि मुझे होगा। क्योंकि जब उसने ऑफेंस किया या कुछ भी क्राइम किया, जिसको आप क्रिमिनल कहते हो, हम उन्हें क्रिमिनल नहीं कहते, हम कहते हैं विद द डिविएंट बिहेवियर। ठीक है, वो आया तो वो नेचुरली, उसको तो ये था नहीं कि अगर उसके दिमाग में होता कि अगर मैं ये गलत काम कर रहा हूँ मुझे इस चीज़ के लिए सज़ा मिलेगी, तो शायद वो काम नहीं करता। उसने तो काम बड़ी परफेक्शन से किया, जो भी डिविएंट बिहेवियर में किया परफेक्शन से किया। तो उसको ये उम्मीद नहीं थी कि वो इस चारदीवारी के अंदर आएगा। जब वो चारदीवारी के अंदर, हाउ डू यू एक्सपेक्ट कि वो एक नॉर्मल बिहेव करेगा? सो वो नॉर्मल बिहेव नहीं करेगा, क्योंकि उसकी वो आज़ादी छिनी और उसको लगा कि नहीं तुम गलत है और तुमसे भी कोई ऊपर है जिसने तुम्हारे इस गलत काम को पकड़ा, तो वो आपके साथ अच्छा बिहेव नहीं करेगा। हाँ, कुछ एक्सीडेंटल क्राइम में है, एक्सीडेंटल उसमें है, वो एक और अलग से जाते हैं, उनके लिए जीवन का अंत है, तो वो एक सुसाइडल टेंडेंसीज के साथ आते हैं कि अब जी के क्या करना है, लेट्स डाई। ये आता है, ये कहता है अरे भाई तुमने मुझको पकड़ा, तो ये वो अपने आप को प्रूव करेगा कि आई वॉज डाउन आउटसाइड, आई एम डाउन इनसाइड। सो ऐसा नहीं है, ये दोनों चीज़ें हमें मिलती हैं, लेकिन उन दोनों चीज़ों का ट्रीटमेंट है।
मैम कई ऐसे कैदी भी हैं जो बाहर नशा करते हैं, एक दिन भी नहीं रह सकते, यहाँ पे आपके पास आते हैं लेकिन वो आराम से रहते हैं, उसके बाद वो नशा करना यहाँ पे छोड़ देते हैं, वो उसको आप कैसे टैकल करें? देखिए, एक मेडिकल साइंस है हमारे पास, वो भी होता है। उसके अलावा नशा कहाँ है? नशा यहाँ से है। आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत, आपको खाने के लिए भूख लगी है, वो कहाँ से? आपका दिमाग कह रहा है ना। अब दिमाग उसका सुन है, अब उस सुन दिमाग को हमने वापस जगाना है। कैसे जगाना है? सो वी हैव दोज ट्रीटमेंट प्लान्स। वी ट्रीट, सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो जेल में एक ऑफेंडर आएगा, वी ट्रीट हिम एज ए ह्यूमन बीइंग, क्यों वो हमारे लिए एक इंसान है जिसकी सेल्फ रिस्पेक्ट, डिग्निटी, ह्यूमन राइट्स, आइडेंटिटी इज़ इंटैक्ट। वो कैदी नंबर नहीं है, वो इंसान है। हम उसे नाम से पुकारते हैं। हम उसे, बेशक रजिस्टर पे नंबर होगा, लेकिन वो नंबर कभी पुराने मूवीज़ में आप देखिए कि कैदी नंबर इतना आज नहीं है। वो पता नहीं था या नहीं था, फिक्शन थी क्या थी, हम उस पर कमेंट नहीं करेंगे। लेकिन जो आज की, मैं आई एम सेइंग कि मैं 80s से हूँ, लेकिन उससे पहले भी रिफॉर्मेशन थी। जेल वर द रिफॉर्मेटरी सेंटर्स, बिकॉज हमने क्राइम को इन्वेस्टिगेट नहीं करना है, हमने क्राइम को जज नहीं करना है, हमने उसकी डिवियन बिहेवियर को जज करना है, एंड हाउ हिज हैबिट्स एंड डिवियन बिहेवियर कैन बी रीअलाइंड। उसकी नेगेटिव थिंकिंग को पॉजिटिविटी में कैसा लाया जाए, उस चीज़ को लाया जाता है। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट बट इट्स नॉट इम्पॉसिबल। सो उस इंसान को, उस बंदी को, उसकी हैबिट्स को स्टडी करना, उसकी मेंटल स्टेट को स्टडी करना, उसकी फिजिकल स्टेट को स्टडी करना, उसके अकॉर्डिंगली हमें ट्रीटमेंट प्लान देना है। तो ट्रीटमेंट प्लान इट्स नॉट ए वन डे कि हमने उसको 2 गोली खिला दी, हम उसे गोली भी नहीं खिलाते। लेकिन एक ये होता है कि आपको, आप जेल के अंदर हो, ठीक है, हमने आपको मार पिटाई नहीं करनी, लेकिन एक रूटीन है। सबसे पहले आप अपनी फिज़िकल हाइजीन पे ध्यान दीजिए। जब वो रोज़ नहाएगा, धोएगा, धुले हुए कपड़े पहनेगा, अच्छा खाना खाएगा, तो एक शेड्यूल बनता है कि इतने बजे तक सो जाना है, इतने बजे सनराइज़ के साथ आप सबको उठना है लाइन में, देन प्रेयर्स करनी है, थोड़ा सा पीटी करना है, व्यायाम करना है, फिर चाय पीनी है, उसके बाद थोड़ा सा जेल की प्रेजेंट रूटीन होती है उसको फॉलो करना, ना चाहते हुए उसे प्रेजेंट रूटीन फॉलो करनी। तो जब वो उस प्रेजेंट रूटीन में आएगा तो ऑटोमेटिकली वो पिछला वाला जो दिमाग में है कि मुझे एक डोज चाहिए, चिट्टे की चाहिए या चरस की चाहिए, वो धीरे धीरे कम हो जाती है। देन ऑन द अदर साइड वी कीप ऑन मॉनिटरिंग हिज फिजिकल हेल्थ ऑल्सो, कि कहीं कुछ ऐसी गड़बड़ तो नहीं है। फाइन। मैम एक बार अगर कोई एक क्राइम करके यहाँ पे जेल में आ जाता है, उसको जो समाज है, अगर वो बाहर भी चला जाता है, उसको उस लेवल से नहीं देखते जो एक आम पब्लिक को देखते हैं, या दूसरे को वैसी जगह नहीं मिल पाती। तो आप यहाँ पे कैदियों के साथ ये भी देखने को मिल रहा है कि आप उनके साथ फैमिली की तरह बिहेव करती हैं, कैसे? और जो बाहर एक बार चले जाते हैं, क्या अपनी वो सज़ा काट के भी बाहर जाते हैं, फिर उसके बाद भी समाज उसको एक्सेप्ट नहीं करता? देखिए ना, ये प्रॉब्लम तो आती है। हम लोग रिफॉर्म कर रहे हैं, रिहैबिलिटेशन तो उसी समाज ने करनी है। सबसे बड़ी बात है कि आज भी वो एक बंदी अपना सज़ा काट के जाएगा, लेकिन जब वो बाहर जाता है तो उसको एक हकारत की निगाह से देखा जाता है, और फिर कहते हैं क्या हुआ, 10 साल काट के आ गया, छूट गया। सो वो स्टिग्मा उसके साथ चलता है। लेकिन अब आप लोगों का भी मैं हमेशा यही कहती हूँ कि ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आप कम से कम उसे एक मौका दीजिए, एक मौका दीजिए वापस अपने आप को प्रूव करने का, एक वेंजेंस को मिटाने का। और अभी तो हमारी सरकार ने बहुत अच्छे प्रोग्राम्स भी लाए हैं, जैसे विक्टिम्स हैं, इनकी फैमिली विक्टिम है और जो इनके एक्ट से विक्टिम्स हैं, तो उनके लिए भी बहुत कुछ स्कीम्स आई हैं, कुछ प्रोविजंस हैं। बट स्टिल ये आपको किसी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी ने नहीं करना, एक समाज को खुद अपने लेवल पे, उस सोसाइटी को अपने लेवल पे चेंज करना है कि माफ़ी, हर मज़हब में एक माफ़ी को बहुत ऊंचा दर्जा दिया गया है कि आप उससे बदला लेने से कुछ हासिल नहीं होता। अगर आप उसे माफ़ कर दें तो आपको प्रभु भी अपनी तहवील में रखते हैं। तो उस अवेयरनेस को आपने जगाना है, हम भी ट्राई करते हैं। इवन जो इनमेट वापस जा रहा है उसने भी उस चीज़ को ट्राई करना है। ये भी मैं कहूँगी ऑल ऑफ सडन चेंज नहीं होगा, टाइम लगेगा, लेकिन चीज़ें चेंज हो रही हैं। आज भी वो लोग
जो भी जा रहे हैं, हमने ये देखा है कि कोई भी कन्विक्ट जो सज़ा काट के गया है वापस नहीं आया दोबारा उसी ऑफेंस में, वो कम से कम समाज थोड़ी एक्सेप्टेंस दे रहा है। बाकी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अपने लेवल का कंट्रीब्यूट कीजिए, उस गांव, उस मोहल्ले, उस गली में देखिए कि कहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रही है, उसको रिड्रेस कीजिए। अब तो पंचायत है, गांव के सरपंच हैं, बुज़ुर्ग हैं, ये सब चीज़ें वो लेके चलें तो कहीं ना कहीं हम किसी को रिहैबिलिटेट कर सकते हैं। पुरानी फिल्मों में देखा होगा कि कैदियों के पूरे नंबर होते हैं, कैदी नंबर, वो फिल्मों में हमने मैंने देखा है, कई लोगों ने भी देखा होगा कि कैदी को नंबर से जाना जाता है, उसका नाम नहीं पता। हमेशा यहाँ पे देखते हैं हम प्रोग्राम्स में, यहाँ पे आपके पास आते हैं कवरेज के लिए, आपको हर एक कैदी का नाम याद है। आप इतना कैदियों के साथ कैसे जुड़ गए इतना? हमारा ये प्रोग्राम एक औरत पे है ना, तो इसका जवाब है मैं एक औरत हूँ। सो औरत जो है जब वो काम करेगी तो 100% काम करेगी और ग्राउंड ज़ीरो से करती है, तो उसको वो मन से काम करती है और उसे ये आप कहते हैं ना कैदी नंबर, ये आपका है, हमारा नहीं है। तो इवन जेलर आप जो भी कहेंगे ऐसा कुछ भी नहीं है, जो भी ड्यूटी करेगा वो अपना काम एक उसको कहते हैं ना इबादत समझ के करता है, क्योंकि हमारा काम इट्स ए सर्विस टू द ह्यूमैनिटी। Those people who have been rejected from all societies, from all corners of the world, I should say. So उनको हम own करते हैं। Every jailer, every staff working in the prison department, in the correctional services, वो मन से काम करता है क्योंकि उनको पता है कि हमने इनको वो किया है। और बाकी की उसको नाम से पुकारना, उसकी हैबिट्स को जानना, उसका क्रेडिट मेरा एक औरत होना चाहता है, क्योंकि एक औरत के मन में एक होता है कि एक दया का भाव होता है। वो स्ट्रिक्ट भी बहुत है, वो काली का रूप भी है, लेकिन ऑन द अदर हैंड शी इज़ ए मदर ऑल्सो। उसको पता है उसके बच्चे ने गलत किया, मुझे डांटना है, लेकिन साथ में मुझे उसे प्यार से भी समझाना है। सो तो ये मेरा एक, अब आप उसको स्टाइल बोलिए या मेरा काम करने का तरीका है, तो फाइन, इसका क्रेडिट जाता है आई बीइंग ए वुमन, दैट्स व्हाई आई नो माई जॉब वेरी वेल। और उस जॉब का एक हिस्सा है कि जो मेरे साथ पास आया है वो एक इंसान है, वो एक नंबर नहीं है। तो मुझे इंसान, उसकी आइडेंटिटी, जो कि उसका नाम है, जो उसके माँ बाप ने बड़े प्यार से रखा होगा, तो उसको उस नाम का भी एहसास दिलाया जाए कि तू उस नाम का भी कुछ कदर कर। सो ये हम जो करेक्शनल एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, ये हमें समझाया जाता है, पढ़ाया जाता है और हमें ट्रेन किया जाता है। तो ये सब हमारी ट्रेनिंग का एक हिस्सा है। अब कहीं कम इस्तेमाल करते, कहीं ज़्यादा है, तो उसका कोई ऐसा रोल नहीं। रिटायरमेंट आपकी 31 को है, कोई ऐसा मैसेज जो पूरी एजेंट के यूथ के लिए या कई लोगों के लिए? मेरा मैसेज इंक्लूडिंग मैन, वुमेन, चिल्ड्रन एंड यूथ के लिए यही होगा कि अपनी एजुकेशन का सही इस्तेमाल कीजिए, पढ़िए, अपने आप को कॉन्फिडेंट, सेल्फ डिपेंडेंट बनाइए, इंडिपेंडेंट फाइनेंशियली बनिए, और आजकल जो सबसे बड़ी बीमारी है दैट इज़ ड्रग एडिक्शन। उस ड्रग से दूर रहिए, उससे आप अपने आप को फिज़िकली, मेंटली इतना स्ट्रांग कीजिए कि अभी हम देखते हैं कि यूथ किसी चीज़ को सस्टेन नहीं कर सकता, छोटा सा प्रेशर भी नहीं कर सकता। क्यों? और उसका एक शॉर्टकट है, एक गोली, एक चिट्टे का सूटा, या आप इंजेक्ट करेंगे। क्यों? अपने आप को स्ट्रांग बनाइए और इन चीज़ों की आदत मत डालिए। ये आपको नहीं, जनरेशन्स को तबाह कर रहा है। मेरा मैसेज उन पेरेंट्स के लिए है कि कम से कम अपने बच्चों की हैबिट्स को मॉनिटर करो, उनकी हैबिट्स को विजुअलाइज करो, वॉच करो कि बच्चा माँ बाप को दिख जाता है, उस गलती को नज़रअंदाज मत कीजिए। हर चीज़ सरकार पे, पुलिस पे, करेक्शनल एडमिनिस्ट्रेटर्स पे मत डालिए कि वो सही करेंगे, डॉक्टर रिहैब में लिख के जाएगा। नहीं, बच्चा घर से शुरू हुआ है, आप उसकी उन चीज़ों को देखिए। पुराने ज़माने में एक जॉइंट फैमिली होती थी, बच्चों से बात की जा सकती। आज हम उसमें चले गए कि हम वर्किंग हैं, हम वर्किंग वुमेन ज़रूर हैं, लेकिन हम घर को भूल रहे हैं, हम बच्चों को भूल रहे हैं। उन सब चीज़ों को साथ लेके चलिए और एक अपने हिस्से का कंट्रीब्यूट कीजिए। बी स्ट्रॉन्ग, बी कॉन्फिडेंट और बी एजुकेटेड एंड बी प्रैक्टिकल। और अपने आप को नशे की उसमें मत डालो, अपने हिस्से का इस देश के लिए जितना भी आपसे होता है कंट्रीब्यूट कीजिए। और एक और चीज़, यू आर born and brought up as an individual, male and female, that's a secondary thing. आप कहीं पे भी जाइए एज एन इंडिविजुअल जाइए, बाकी मेल फीमेल
मायने नहीं रखता। बहुत बहुत अपना कीमती समय देना। थैंक यू।